मैं यहाँ पर पधारने के लिए हमारे एनपीएस एम्प्लॉइज़ एसोसिएशन के हमारे जो नेता हैं उन सबका स्वागत करता हूँ और साथ ही मीडिया के सभी भाइयों का भी और अपने इस क्षेत्र के सारे कार्यकर्ता मित्रों का भी। आज हमारे लिए गौरव की बात है कि एक बड़े मुद्दे के लिए जो हमने आंदोलन शुरू किया है, जो धरना शुरू किया है, उसके आज 300 दिन पूरे हो रहे हैं। आप जानते हैं कि आज अगर देश आज़ाद हुआ है तो आज़ादी के पीछे भी बहुत कुर्बानियों का इतिहास रहा है। ये देश यूं ही आज़ाद नहीं हुआ, स्वतंत्रता सेनानियों ने इसमें अपनी आहुति दी है। बहुत सपने उन्होंने लिए थे, देश आज़ाद होगा, जनता को सुख मिलेगा, लोकतंत्र की बहाली हुई और हमारे 3 अंग देश को आगे ले जाने के लिए संविधान में बनाए गए। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, और सारे देश का प्रतिनिधित्व करने की जिम्मेवारी पंचायत से लेकर मेंबर पार्लियामेंट तक, एमएलए एमपी से लेकर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक, राष्ट्रपति तक, ये विधायिका के जिम्मे दिया गया। और जो नीतियां बने वो दूरदराज पहाड़ की कंदराओं से लेके, रेगिस्तान की तपती गर्मी से लेके, बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ों से लेके सामान्य क्षेत्रों में भी जो नीतियां बने, आम जनमानस के लिए, उनके सपने साकार करने के लिए नीतियां बने, नियम बने, विधान बने, ये काम सारा विधायिका के जिम्मे दिया गया। और फिर जो नियम बन जाए, जो कानून बन जाए, इनको एग्जीक्यूट करने के लिए, कार्यान्वित करने के लिए कार्यपालिका का निर्माण किया गया। और कार्यपालिका के अंदर चपरासी से लेकर के राष्ट्रपति तक इन सबको जिम्मेवारी दी गई। और यहां से कोई अन्याय हो जाए तो न्यायपालिका इसके लिए बनाई गई। ये तीनों अंग अपने अपने क्षेत्र में स्वायत्तता से काम करें, इंडिपेंडेंट काम करें, जनता को सुख मिले और स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों का भारत बने। लेकिन मुझे आज अफसोस से कहना पड़ता है कि इस देश की आज़ादी के कुछ वर्षों के बाद 2003 में एक शुरुआत हो गई, एक षड्यंत्र रच दिया गया हिंदुस्तान के अंदर, जिनके जिम्मे देश के सपनों को साकार करने के लिए एग्जीक्यूशन की जिम्मेवारी थी। वो कर्मचारी और अधिकारी, जिनको हम देश के रीढ़ की हड्डी कहते हैं, उनका मनोबल तोड़ने के लिए एक काला कानून उस समय की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिल्ली में पास कर दिया। और उसका असर हिमाचल पर भी हुआ। 2006 में यहां कांग्रेस की सरकार थी, उसने 2006 में यह कानून लागू किया, लेकिन पिछली डेट से लागू कर दिया, 2003 से लागू कर दिया। मुझे अफसोस है आज, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, दोनों इसके लिए जिम्मेवार हैं। दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। मेरा आरोप है केंद्र सरकार ने यह कानून बनाया तो इसको गुमराह करने के लिए दोनों सरकारें आज तक ये कहती रही ये केंद्र का कानून है, कोई राज्य सरकार हल नहीं कर सकती है। और लोगों ने भी मन बना लिया, कर्मचारी मित्रों ने मन बना लिया, शायद ये असंभव बात है, कोई कर नहीं पाएगा। और सबके मन में यह था कि शायद जैसे संविधान में संशोधन होता है
भारत सरकार ने कोई 2/3 बहुमत के राज्यों से पास करवा के केंद्र में इसको पास कर दिया है। इसको अब बदलना मुश्किल होगा। पिछले साल मैं भी इससे अनभिज्ञ था। मेरे पास हमारे यहाँ के जिला अध्यक्ष आदरणीय मिन्हास जी आए, पंकज जी आए, सरदारी लाल जी आए और हमारे सारी टीम आई। जब इन्होंने मेरे सामने तथ्य रखे तो एकदम मुझे बहुत सुन करके झटका लगा कि ऐसा कानून आ गया, ओल्ड पेंशन स्कीम बंद कर दी गई, उसकी जगह एनपीएस लगा दी गई। और यह आ गया कि वर्तमान में जो ओपीएस है, जो सबसे ज्यादा लास्ट सैलरी कर्मचारी या अधिकारी लेते हैं, लगभग उसका 50% वो मिलता था रिटायरमेंट के बाद। लेकिन इनका पैसा कंपनियों को दे दिया गया। कंपनियों की डिक्टेटरशिप पर, उनके रहमो करम पर छोड़ दिया गया। उनको जो प्रॉफिट होगा उसके हिसाब से देंगी। नतीजा यह निकला, अभी रिटायरमेंट शुरू हुई तो उसके दुष्परिणाम जब सामने आए तो जिसको 25,000 रुपया पेंशन मिलनी थी, अचानक एकदम से डाउन होके 1,000 रुपया, 1,500 रुपया और 2,000 रुपये पर आ गया। सारी स्थितियां बदल गई। प्रदेश के कर्मचारी हताश होना शुरू हो गए। हमारे कर्मचारी मित्रों ने इसके लिए आंदोलन शुरू किया। मुझे प्रसन्नता है, यह आंदोलन आगे बढ़ता गया। लेकिन सरकारों की कान पर असर नहीं हुआ। इसमें हमारे कर्मचारी दोस्त भी जिम्मेवार हैं। वो अपना लक्ष्य ओपीएस भूल गए। उनका लक्ष्य ओपीएस न रह करके अपने अपने पार्टी के आकाओं से वफादारियां निभाने का हो गया। उनको यह समझ नहीं आया। मैंने उनको समझाया। जब मुझे मिन्हास जी ने सारी बात बताई तो उस समय एक बात मैंने कही थी, आप चाहते क्या है? तो उन्होंने कहा था कि हम 2009 की जो केंद्र सरकार की नोटिफिकेशन है वो लागू हो जाए। इन्होंने मुझे समझाया तो मैंने इनसे असहमति जाहिर की। हमने कहा 2000 नोटिफिकेशन का मतलब क्या है 2009 की? कि कोई कर्मचारी जो एनपीएस में आया है अगर सर्विस के दौरान मर जाएगा तो उसके परिवार को ओपीएस मिल जाएगी। तो क्या आप ये चाहते हैं कि कर्मचारी मरे तभी पेंशन मिलेगी? क्या 1%, आधा % कर्मचारी मरेंगे तो बाकी 99% को नहीं मिलना चाहिए? आप ये क्यों नहीं कहते कि ओपीएस ही हमारी एकमात्र मांग होगी? ओपीएस लागू हो जाएगा तो 2009 ऑटोमेटिकली उसमें सम्मिलित हो जाएगा। हमारे कर्मचारी मित्रों का मनोबल इतना टूटा था, वो समझते थे हो ही नहीं सकता है, बजट ही नहीं है, सरकारें रोना रोती हैं। तब मैंने उनको एक बात कही थी, आज भी दोहरा रहा हूं, पैसा कहां से लाना है, बजट का प्रबंध कैसे करना है, ये चुनी हुई सरकारों का काम है, उनका दायित्व है। ये कर्मचारियों की ड्यूटी नहीं है। कर्मचारियों को समय पर वेतन मिले, समय पर पेंशन ठीक मिले, ये सरकारों का दायित्व बनता है। और सरकारें और मुख्यमंत्री नहीं दे सकते हैं तो लोकतंत्र का तकाजा है, उनको त्याग पत्र दे देना चाहिए। प्रदेश धीरे धीरे उस ओर बढ़ रहा है। मेरे मन में ये बात गहराई तक गई। मैंने 5 अगस्त 2020 को शिमला में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मैंने ऐलान किया। और उसके बाद मैंने प्रधानमंत्री श्री मोदी जी को चिट्ठी भी लिखी। उसकी कॉपी लोकसभा अध्यक्ष को दी, उसकी कॉपी विधानसभा अध्यक्ष को दी, प्रदेश के मुख्यमंत्री को दी, जहां हमारी पेंशन बनती है वहां के अधिकारियों को दी, जहां जहां भी कंसर्न एजेंसी थी सबको मैंने पत्र लिखा। और प्रधानमंत्री जी को मैंने एक बात की, प्रधानमंत्री जी, आपने एक देश में एक विधान और एक संविधान चलेगा, उसका सपना साकार किया। आपने जम्मू कश्मीर में 370 दफा तोड़ दी। जम्मू में भी वही कानून लागू होगा जो सारे देश में है। मैं इसके लिए आपको बधाई देता हूं। लेकिन प्रधानमंत्री जी, आपने 370 तो तोड़ दिया जम्मू में, लेकिन देश के कर्मचारियों पर तो 370 लगा दिया। एक देश में फिर 2 कानून लगा दिए। आप कहते हैं, आपका कानून कहता है आर्थिक स्थितियां कमजोर होने की वजह से देश और प्रदेश के कर्मचारी और अधिकारियों को
ओल्ड पेंशन स्कीम देना मुश्किल है, तो फिर ये 2003 का जो कानून है, ये आपने 2003 के बाद जो चुन करके एमएलए और एमपी आए हैं उन पर लागू क्यों नहीं किया? मैंने मांग की, जब तक ये ओपीएस कर्मचारियों और अधिकारियों को नहीं मिलता है, तब तक देश के जितने सांसद हैं और विधानसभा के जितने विधायक हैं जो 2003 के बाद चुन के आए हैं, उनकी पेंशन भी बंद कर दी जाए। मुझे अफसोस है प्रधानमंत्री जी ने जो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, आज तक मेरी चिट्ठी का जवाब तक नहीं दिया है। मुख्यमंत्री जी ने मेरी चिट्ठी का जवाब तक नहीं दिया है। उसके बाद मैं पूरे प्रदेश में गया, सब जगह अपने कर्मचारी नेताओं से मिला, उनसे चर्चा की। उसके बाद सारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में, कहीं कहीं सब डिवीजन हेडक्वार्टर्स में भी गया। हमारी टीम गई, कर्मचारियों से मिली, एक एक दफ्तर में मिली। हमने ज्ञापन भेजे मुख्यमंत्री जी को, राज्यपाल महोदय को, ओपीएस बहाल करो, धरने दिए। और फतेहपुर में हमने अनिश्चितकालीन धरना दिया और हमने कहा जब तक ओपीएस बहाल नहीं होगी तब तक यह फतेहपुर का धरना चलता रहेगा। मित्रों, इस दौरान बरसात भी आई, गर्मी भी आई, सर्दी भी आ गई है, सर्दी जाने भी लगी है। हमारा संकल्प दृढ़ है, हमारा लक्ष्य साफ है। आज 300 दिन पूरा हो गया, विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी हमारा धरने का तंबू कई बार टूटा, कई बार उड़ा, कई बार फटा, बदला। जैसे हम कपड़े बदलते हैं ऐसे तंबू भी बदलना पड़ा। ये मेरे धरने के वस्त्र हैं। हम घबराए नहीं। कड़ाके की सर्दी में जब आदमी रजाई से बाहर नहीं निकलते हैं, मैं और मेरे साथी यहां डटे हुए हैं। दुनिया की कोई ताकत हमें हमारे इरादे से डिगा नहीं पाएगी। आज 300 दिन पूरे हो गए। मेरे इस क्षेत्र के साथियों ने दिन रात मेरा साथ दिया है। मैं आज उनको प्रणाम करना चाहता हूं। कर्मचारी मित्रों को मैं बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने प्रदेश में बहुत आंदोलन किए और सबसे बड़ा सफल आंदोलन 11 दिसंबर 2021 को धर्मशाला में किया था। मैं भी वहां गया था। जो कर्मचारी कल तक डरते थे बाहर निकलने से, जो कर्मचारी ट्रांसफर के डर से या अपने पार्टियों के मौके वजह से बाहर नहीं निकलते थे, मैं वो बड़ा विशाल दृश्य देख के आया हूं। कर्मचारी अपनी निराशा से बाहर आ रहे हैं, अपने भय के वातावरण से बाहर आ रहे हैं। ट्रांसफर की तलवार अब शायद उनको डगमगा नहीं पाएगी। उन्होंने हौसला दिखाया है। उसके लिए मैं सारे कर्मचारी नेता जो आज आए हैं उनको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। बाहर आए, मैंने इनको इनवाइट किया था। 300 दिन हो गए हैं, आपके लिए धरना चल रहा है। मैंने इनको एक बात कही, आज दोहराना चाहता हूं सारे प्रदेश की जनता को और कर्मचारियों को भी। मैंने विद्यार्थी जीवन से लेकर आज तक जितने आंदोलन किए हैं, मैंने राजनीतिक स्वार्थ से नहीं किए हैं। विद्यार्थी जीवन हो, चाहे राजनीतिक जीवन हो, चाहे पंजाब, हिमाचल, हरियाणा का विद्यार्थी आंदोलन हो, चाहे इमरजेंसी का हो, चाहे शाहनेर का आंदोलन हो, चाहे प्रदेश के मजदूरों का आंदोलन हो, चाहे वॉलंटियर टीचर्स का आंदोलन हो, चाहे नूरपुर में आर्य कॉलेज जो लड़कियों का उसको सरकारी करने का आंदोलन हो, चाहे बेरोजगारों का आंदोलन हो, चाहे किसानों का आंदोलन हो। जो जो आंदोलन मैंने हाथ में लिया उसको रास्ते में मरने नहीं दिया है, उसको निर्णायक मोड़ तक जीत के ही छोड़ा है, चाहे उसके लिए मुझे कितने भी जेलें क्यों ना भुगतनी पड़ी। अनेकों बार मैं जेलों में गया हूं। जो सरकारें अपमान करती थी, मजाक उड़ाती थी, जब मैं जेलों में रहा हूं और जनता का समर्थन मिला है, वही सरकारें चाहे वीरभद्र सिंह की हो, चाहे दूसरी सरकारें हो, आखिर में झुकी और मांगे माननी पड़ी। आज मैं जानता हूं ये 300 दिन की कहानी
ये आसान नहीं है। मजाक उड़ाना आसान है। मैं सबको कहता हूं जो हमारा मजाक उड़ाते हैं, अपमान करते हैं, मित्रों एक हफ्ता तो मेरे साथ फतेहपुर के धरने में बैठ जाओ, आपको मालूम हो जाएगा धरना क्या होता है। और धरना सफल होता है जब जनता साथ होती है और करने वाले पक्के इरादे के होते हैं। और ताजा ताजा उदाहरण हमारे हिंदुस्तान का किसान आंदोलन है। जब किसानों ने आंदोलन किया तो भारत सरकार ने और इनके नेताओं ने मजाक उड़ाया, ये किसान नहीं है, ये आतंकवादी हैं, ये खालिस्तानी हैं, इनको बाहर से पैसा आता है, ये पिकनिक मनाते हैं, मौज करते हैं। वो डटे रहे। आखिर में सरकार को झुकना पड़ा। जो सरकार कहती थी ये कानून वापिस नहीं होगा, तीनों कानून कैसे रातों रात वापिस हो गए। उस धरने से प्रेरणा लेके, उस धरने से हौसला लेकर के आज मैं घोषणा करता हूं, हिमाचल के कर्मचारी मित्रों, अधिकारी मित्रों और हमारे प्रदेश की जनता के लोगों, जैसे किसानों के आंदोलन के आगे भारत की सरकार झुकी और तीनों कानून वापस लिए, बहुत जल्दी हिमाचल में भी एनपीएस वापस लेना होगा और ओपीएस लागू करना होगा। ये हमारा दृढ़ संकल्प है और दृढ़ विश्वास है। आज मैं घोषणा कर रहा हूं, जैसा मर्जी मौसम विपरीत आ जाए, जैसे मर्जी परिस्थितियां विपरीत आ जाएं, जैसे मर्जी हमें अपमानित किया जाए, अपमान के घूंट पीऊंगा, लेकिन इरादे नहीं बदलूंगा। मैं वर्तमान सत्ताधारियों को भी चेतावनी देना चाहता हूं। आदरणीय जयराम ठाकुर सौभाग्य से और राजनीतिक दुर्घटना से प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। 4 साल हो गए हैं। मैं 1982 में पहली बार एमएलए आया था, ये 1998 में आए हैं। उससे पहले मैं 1974 से जेपी मूवमेंट का नेतृत्व कर चुका हूं पंजाब में। लंबी पारी हमने आंदोलनों में लड़ी है, राजनीति में लड़ी है। मैं उनको कहना चाहता हूं, जयराम जी 4 साल तो निकल गए, 6 महीने बचे हैं। कोई शिष्टाचार नाम की कोई चीज होती है राजनीति में भी। अरे आपसे बहुत बड़ा, राजनीति में बहुत लंबी पारी खेल चुका, 4 बार एमएलए रह चुका, एमपी रह चुका, मिनिस्टर रह चुका। राजन सुशांत फतेहपुर धरने पर बैठा रहा। इस दौरान आप मेरे से केवल पुल के पार 250 मीटर दूरी से आकर के 3-4 बार चले गए। सत्ता का घमंड इतना ज्यादा हो गया। आपने मांग मानी नहीं मानने की बात थी। आपने यह भी उचित नहीं समझा कि अपने पुराने साथी का, अपने बड़े भाई का हाल ही पूछ जाते। क्या परमानेंट चीफ मिनिस्टर हो गए? क्या पट्टा लगा लिया है? यह घमंड कभी वीरभद्र सिंह जी को भी हुआ था। जब मैं मजदूर आंदोलन में, वॉलंटियर टीचर आंदोलन में, अनूर पर आर्य कॉलेज की लड़कियों को सरकारी कॉलेज बनाने के आंदोलन में, लाठीचार्ज के बाद धर्मशाला जेल में था, तब नाहन में पत्रकारों ने वीरभद्र सिंह जी को पूछा था, वीरभद्र सिंह जी आपका एक नेता धर्मशाला जेल में है, वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू कराना चाहता है, आपने क्यों अंदर रखा है? तो वीरभद्र सिंह जी ने मजाक उड़ाया था, कहा था मैंने नहीं रखा। आजकल गर्मियां हैं, सारे हिंदुस्तान का टूरिस्ट आ रहा है हिमाचल में, शिमला में, मनाली में, डलहौजी में, धर्मशाला में, तो राजू शांत तो आनंद ले रहा है धर्मशाला की जेल में। मजाक उड़ाया था। तब मैंने चिट्ठी लिखी थी मुख्यमंत्री को, मुख्यमंत्री जी ये राजनीति का पहिया है, घूमता रहता है, चक्कर चलता है। आज जो नीचे हैं कल ऊपर आएंगे, जो आज ऊपर है वो नीचे जाएंगे। आप मेरे साथ वही व्यवहार करो जो एक अच्छे नेता को दूसरे से करना चाहिए। वक्त बदला, अगले चुनाव में कांग्रेस चली गई, मैं मिनिस्टर बन गया था और वही वीरभद्र सिंह
किसी इतने बड़े केस में फंस गए थे, ऐसे बड़े केस में फंस गए थे, मेरे पास आए थे। मैं चाहता तो राजनीतिक विद्वेष से फैसला करता। मेरे मन में आया अभी इनको सुनाऊं। वीरभद्र जी, आप सुनाओ, आपने क्या बोला था। लेकिन हमने कहा एक गलती करे तो हमें नहीं करनी है। मैंने जतलाया नहीं, उनको न्याय दिया। उनकी आंखों में आंसू थे। मैं आपको कहना चाहता हूं, जयराम जी, आप वीरभद्र सिंह से बड़े नेता नहीं हो। वीरभद्र सिंह हमारा मजाक उड़ाया पिकनिक के नाम पर। आप नाटियां डालते हो और राजू शांत का मजाक उड़ाते हो। चिंता मत करो, 6 महीने बकाया है। हिमाचल में रथ का चक्कर घूम रहा है। आज मैं फिर छोटे भाई के नाते आपसे अपील कर रहा हूं। एक कर्मचारियों की जायज मांग है। मैं किसी गलत काम के लिए मांग करता ही नहीं, आंदोलन करता ही नहीं। मैं दृढ़ निश्चय का आदमी, संकल्प का आदमी हूं, हठी हूं, जिद्दी हूं। मैंने संकल्प लिया है, जब तक ओपीएस बहाल नहीं होगा तब तक फतेहपुर का धरना चलता रहेगा। इसको मैं बंद नहीं करूंगा। आप जानते हैं मैं दूसरा संकल्प लिया जो इससे भी कठिन है। जब तक ओपीएस बहाल नहीं होगी ये धरना भी चलेगा, लेकिन तब तक मैं अपने घर भी लौट के नहीं जाऊंगा। बहुत कठिन तपस्या है, बहुत कठिन काम है। मेरा घर 10 किलोमीटर दूर है, मैं गया नहीं वहां पर। बहुत मुश्किल होता है, ममता होती है, मोह होता है, सब छोड़ दिया है मैंने। किस लिए? एक परिवार को कष्ट दे रहा हूं, किस लिए? बड़ा स्वार्थ है।